बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा क्यानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान, कोर्ट के रिपोर्टर हैं। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। अभी जो है गुज़श्ता दिनों ये चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अदालती साल मुकम्मल होने पर ख़िताब किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके खिताब में बहुत सारी बातें थी जो मुझे एक तो खोसा साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो उन्होंने इक़दाम किए हैं जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए, वो काबिल तहसीन हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा इक़दाम किए जो कि मैं अपनी एक वीडियो में तफसील के साथ बता चुका हूँ। लेकिन दूसरा जो उन्होंने तशवीश का इजहार किया है, उन्होंने उस तासुर पे तशवीश का इजहार किया जो तासुर पाकिस्तान के अंदर बन रहा है कि जो एहतसाब का अमल है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उस पर उन्होंने कहा है कि ये सवालात नहीं उठने चाहिए और इसके लिए जो भी इक़दाम किए जाएँ इस तासुर को ख़त्म किया जाए। ये बात उनकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट के हवाले से जो मायूसी का इजहार किया कि जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से जो गवर्नमेंट को करना था वो चीज़ उस तरह से नहीं हुई, उन पर अमल दरामद होना चाहिए। तो खोसा साहब का खिताब बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उनके खिताब में से कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है और उन्होंने वो बात नहीं की जिसको जो रंग दिया जा रहा है। और फिर उन्होंने एक और बहुत अहम बात की, उन्होंने कहा सदर के पास आईनी इख्तियार है किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का और हम सदर को इनकार नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि हम उसके ऊपर ट्रायल उस जज का या इंक्वायरी नहीं करेंगे। तो ये खोसा साहब ने ये भी क्लियर कर दिया। ये जो कहा जाता था कि पता नहीं कोई हुकूमत ने बहुत गलत काम कर दिया है फाइज साहब के खिलाफ रेफरेंस भेज कर, उन्होंने कहा सदर का आईनी इख्तियार है, वो भेज सकता है, उसके बाद हमारा इख्तियार है, हम उसको देखेंगे। अगर कानून के मुताबिक मामला हुआ तो ठीक है, वरना हम उसको फारिग कर देंगे और हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। हम हलफ की पासदारी करेंगे और आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। अच्छा, जो गुज़श्ता चीफ जस्टिस रहे उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्टिकल 183(4) का इस्तेमाल किया, जबकि अभी जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा हैं तो उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि बहुत कम इस आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या ये कहना सही होगा कि जो भी आते हैं वो अपने जो है ना इंटरप्रिटेशन हर एक की डिफरेंट होती है इस आर्टिकल को लेके? लेकिन इंटरप्रिटेशन तो मुख्तलिफ नहीं सेट होने चाहिए, वो अब स्टैंडर्ड सेट करने जा रहे हैं। देखिए 184(3) का इस्तेमाल साकिब निसार साहब ने जिन मामलात में किया, मैं आपको ये बता दूं कोई एक भी केस ऐसा नहीं था जिसमें लोगों को नुकसान हुआ, आवाम को नुकसान हुआ, आवाम को फ़ायदे हुए उसमें। खोसा साहब ने आके 184(3) का इस्तेमाल नहीं किया। हम ये कहते हैं कि खोसा साहब उस तरह इस्तेमाल ना कर दे जैसा कि निसार साहब ने किया, लेकिन कम अज़ कम खोसा साहब वो बहुत बड़े बड़े इशूज़, चाहे वो सानिया सहवाल था, ये जो भी पुलिस तशद्दुद के वाक़यात आ रहे हैं, जो और इस तरह के बड़े वाक़यात बड़ी चीज़ें आई हैं जिनके ऊपर लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई है। लोगों को ये लगा है कि यार ये निज़ाम सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता, लोगों के अंदर मायूसी, इस निज़ाम से लोगों का एतमाद उठा। तो उन जगहों पे खोसा साहब को जो है वो आज नोटिस लेना चाहिए था। और साकिब निसार साहब ने, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे काम किए 184(3) के ज़रिए। और खोसा साहब ने अगर नहीं भी लेना था आज को नोटिस तो कम अज़ कम खोसा साहब ये ना करते जो उन्होंने किया कि उन्होंने कह दिया कि मैं आज को नोटिस नहीं लूँगा, और उन्होंने आज ये कहकर और इदारों को इतना मुंह जोर कर दिया, इतना उनको खुली छुट्टी दे दी कि अब किसी को कोई डर खौफ नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी मौजूद है। तो ये खोसा साहब को कहना नहीं चाहिए था, ना लेता उसको नोटिस। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो बड़े इशूज़ हैं उनके ऊपर खोसा साहब को आज नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन अब खोसा साहब ने नहीं लिया और आगे भी कोई तोको नजर नहीं आ रही। तो अलबत्ता आगे गुलजार साहब हैं, गुलजार साहब को हमने देखा है कराची के मामला में बहुत एक्टिव नजर आए, बहुत सख्त मौक़िफ़ है उनका। और जो हमारी इत्तलात हैं वो यही है कि जब खोसा साहब 184(3) को के क्राइटेरिया को सख्त करना चाह रहे थे तो जो फुल कोर्ट मीटिंग थी उसमें जजेस ने उनसे खिलाफ भी किया। जजेस ने उनको कहा कि हमें उन चीज़ों के ऊपर वो करना चाहिए जिन चीज़ों के ऊपर गलत चीज़ें हो रही हैं, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामला हैं, वहाँ पर मैच को नोटिस लेने चाहिए। अच्छा, आपकी बात से अगर मैं नतीजा फ़र्ज़ करूँ तो क्या गलत तो नहीं होगा कि अगर चीफ जस्टिस साकिब निसार थे तो अगर कोई भी इशू किसी इंसान के पास अगर कोई भी आखिरी उम्मीद थी तो वो ये होती थी कि कम से कम वो उनकी जो है ना बात को सुन लेंगे और उसका कोई इंसाफ उन्हें मिल सकता है। लेकिन इसी टाइम में अगर देखा जाए आसिफ सईद खोसा साहब ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी मायूसी में देखने में आ सकती है कि उनके पास एक तो था कि जिस दरवाजे को जाके वो खटखटा सकते थे इंसाफ के लिए, अब वो भी बंद कर दिया। दूसरा इसके साथ अगर देखा जाए इदारों में बेहतरी के लिए भी समोटो और इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखें, जहाँ तक इदारों की बेहतरी के लिए वो हुकूमत का काम है, इदारों में रिफॉर्म्स, इदारों को अपने पाँव पे खड़ा करना, गैर जानिबदार बनाना, स्ट्रेंथन करना हुकूमत का काम है, उनको करना चाहिए। जो आपका पहला सवाल था वो बिल्कुल है। मैंने आपको कहा ना कि जो आज को नोटिस होता है वो होता ही इसीलिए था कि जहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही थी, जहाँ पे ह्यूमन जहाँ पे पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स होते थे, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आज को नोटिस लेती थी। और उस आज को नोटिस से कम ये होता था कि लोगों को एक मिलता था, इंसाफ मिलता था, लोगों को एक उम्मीद लगी होती थी। और तो ये बड़ा एक ज़रूरी था कि आज को नोटिस होते। और जहाँ पे लोगों के अंदर, मैंने कहा ना कि असल मेरा जो वो है वो ये कि जहाँ पे लोगों के अंदर मायूसी फैलती है ना, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेके और बताया कि नहीं,
इस मुल्क में गरीब की भी सुनी जाती है। साकिब निसार साहब के दौर में हज़ारों लाखों एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया गया, जो ह्यूमन राइट्स सेल है उसमें जो आती थी, कई लोगों को रिलीफ मिला। तो ये चलो किसी न किसी इदारे से किसी न किसी हद तक तो लोगों को रिलीफ मिल रहा था, जो कि मिलता रहना चाहिए लोगों में था। खुशी और एक उम्मीद होती है उम्मीद आपकी। होती है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक अभी क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज की कॉल दी है और देखा जाए तो खुद वो इलेक्टेड नहीं है, अपने हल्के से भी हार चुके हैं, लेकिन वो ऐसे लोग जो कि इलेक्टेड हैं, जो इलेक्शन जीत के आ चुके हैं और असम्बली में उनको उकसा रहे हैं एहतजाज के लिए, तो आपको क्या लगता है वो लोग उनका साथ देंगे और उनका ये रद्द-ए-अमल किस हद तक सही है कि खुद तो वो इलेक्ट भी नहीं हुए और इलेक्टेड लोगों को उकसा रहे हैं एहतजाज के लिए? देखिए, मौलाना को गोली करा दिया है नून लीग ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी। पीपल्स पार्टी ने तो वाज़ेह तौर पे करा दिया है और पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि हम आपके साथ नहीं होंगे, मॉरल सपोर्ट हमारी होगी। जैसे नवाज शरीफ साहब को नून लीग कहती है कि दिलों के वज़ीर-ए-आज़म आज भी वो हैं, तो दिलों के अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी के रहेंगे मौलाना साहब, लेकिन फिजिकल पार्टिसिपेशन उनकी नहीं होगी। नून लीग उनको धोखे में रखेगी, मुनाफकत करेगी, मौलाना को कहेगी हम आएंगे और आएंगे भी नहीं और नहीं आएंगे वो। और ख्वाहिश ज़रूर है नून लीग में मरीम नवाज कैंप की, नवाज शरीफ जेल में बैठे हुए ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि नून लीग सारी चली जाए, लेकिन नून लीग लाहौर जैसे शहर में 1000 बंदा कोट लाखपत जेल के बाद नवाज शरीफ के लिए इकट्ठा नहीं होता, वो मौलाना फजल रहमान के लिए इस्लामाबाद आएगा। अजीब बेवकूफ़ाना बात है और ये नहीं होगा। और मौलाना जो जिन लोगों को उकसा रहे हैं उकसाते रहें। मुझे जो ज़्यादा खदशा है, जो एक मुझे ख़तरा नज़र आता है, वो मौलाना की वो लाइन है जो वो तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के इमरान खान पे, जो अपने कारकुनान को जिहाद के नाम पे तैयार कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हम जिहाद के लिए जा रहे हैं, हम दीन के लिए जा रहे हैं, हम इस्लाम के लिए जा रहे हैं। हालांकि आ वो रहे हैं, वो मौलाना सबको लस्सियाँ नहीं भूलती, जो लाखों रुपए की मुफ्त लस्सियाँ पी गए नमकीन और मीठी मिला के। अच्छा, और एक और चीज़ के क्योंकि सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट की और मौलाना साहब की कोई बातचीत तय होगी या कोई राब्ते इनके चल रहे हैं, तो उसकी वजह से लग रहा है कि हो सकता है एहतजाज ना हो, ये जो लॉकडाउन इस्लामाबाद को करने की कोशिश की जा रही है वो भी ना की जाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे, कोई सदाकत है इस चीज़ में? देखें, मुझे ये तो मेरे पास खबर नहीं है कि हुकूमत का किसी लेवल पे रब्ता है मौलाना साहब के साथ या नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि मौलाना साहब का जो दर्द और तकलीफ़ है वो सिर्फ एक है, मौलाना साहब को कहीं ना कहीं हुकूमत में शामिल कर लिया जाए, चाहे बलूचिस्तान में शामिल कर लिया जाए या किसी सीट से मौलाना साहब को एमएनए बनवा दिया जाए, सरकारी घर दे दिया जाए, सरकारी खाना दे दिया जाए, सरकारी लस्सी दे दी जाए, पानी मिनरल वाटर सरकारी पैसों का दे दिया जाए, गाड़ी पेट्रोल डीजल ये दे दी जाए, प्रोटोकॉल हो, आगे पीछे एक एक दो गाड़ियाँ हो, ये मौलाना साहब को सरकारी खजाने से आप दे दें। और उसके बाद मौलाना साहब का जो दर्द है ना, जो इस्लाम को नाम जिसको देते हैं, मौलाना साहब को लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो एक खबर आई थी जिसकी मौलाना साहब ने तरदीद नहीं की कि 44 लाख रुपए की लस्सी वो सरकारी खजाने से पी गए थे। और आप और हम टैक्स देते थे कि मौलाना, हम जो टैक्स देते हैं ना वो मुख्तलिफ मदाद में खर्च होता है। एक होता है कि हमें हुकूमत सेहत की सहूलियत देगी, एक है कि हमें इंसाफ फराहम करेगी, एक है कि हमें जो है वो तालीमी सहूलियत हमारे बच्चों को देगी। और उसी में जब बड़े पैमाने में वो तकसीम होता है तो एक हिस्सा हमारे टैक्स में से कश्मीर कमेटी को भी जाता था, और वो हम टैक्स जो देते थे कश्मीर कमेटी को इसलिए जाता था कि वो कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन मौलाना साहब कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करने की बजाय पेट पूजा कर रहे थे, लस्सियाँ पी रहे थे, खाने चल रहे थे, शाइये चल रहे थे और मज़े हो रहे थे। तो मौलाना साहब, दूसरा जब आवाम के टैक्स के पैसे का एहतसाब की बात हो, या जब ये कहा जाता है कि मौलाना से ये कहा जाता है कि आप जो मदारिस को फंड आ रहा है उसका ऑडिट कराएं, तो इन दोनों पे मौलाना साहब को तकलीफ शुरू हो जाती है। तो भाई जो आप लोगों से पैसे लेते हैं मदारिस के नाम पे, उसका भी ऑडिट होना चाहिए कि आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे खर्च किया है या आपने पेट पूजा पे खर्च किया, अपनी लस्सियों पे खर्च किया। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ ने जेल से होकर कैप्टन सफदर के थ्रू मैसेज भिजवाया फजलुर रहमान को कि हम आपके साथ हैं इस एहतजाज में, इस धरने में जो आप देने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो बहुत से सीनियर रहनुमा भी पार्टी के उनसे मिलने जाते रहे, लेकिन उन्होंने वो मैसेज सिर्फ कैप्टन सफदर के थ्रू ही क्यों पहुंचाया है? देखें, एक तो बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को ये भी हो सकता है कि आप कोई उस तरह से एतमाद, पार्टी के बहुत सारे लोगों पर एतमाद भी नहीं करते कि वो पता नहीं पैगाम पहुंचाते हैं, उस तरह नहीं पहुंचाते। दूसरा, कैप्टन सफदर साहब खुद कह चुके हैं कि उनकी जो शरीफ ख़ानदान के साथ एक तो वो दामाद भी हैं, दूसरा वो कहते हैं कि 1500 रियाल उनको दिए जाते थे महाना। मतलब उनका एक इस तरह का भी खिदमत गुजारी वाला भी तल्लुक़ रहा है। अभी मरीम नवाज़ यहाँ जाती थी क्योंकि बहुत इतराज़ होने लग गया था कि कैप्टन सफदर को साथ नहीं लेके जाती, नामहरम लोग साथ होते हैं। क्योंकि जब JIT में उन्होंने पेश होना था तो कहा गया कि जी सारे नामहरम लोगों के साथ एक खातून कैसे पेश होगी अकेली, ये मशरक़ी माशरा है। फिर जब इस बात पर एतराज़ आया कि वहाँ पर तो आपको मशरक़ी माशरा याद आ जाता था, यहाँ वो और लोगों के साथ जलसों में जाती हैं, खामिद उनका साथ नहीं होता, फिर इसलिए कैप्टन सफदर को साथ भेजा जाता था, वो ड्राइव करते थे। फिर कैप्टन सफदर डंडा लेके आगे रास्ता भी बनवाते रहे एहतसाब अदालत में। तो कैप्टन सफदर साहब के ज़रिए पैगाम भिजवाया गया। लेकिन इस हवाले से मैं एक खबर पे काम कर रहा हूँ, मुझे ये पता चला कि नून लीग की मीटिंग में काफ़ी इसके ऊपर जो है वो अच्छा चलो, आप ये कह रहे हैं कि उनको ट्रस्ट नहीं था, लेकिन उनके भाई
शहबाज शरीफ पे तो वो एतमाद शायद कर सकते हैं, उनके थ्रू क्यों नहीं मैसेज? नहीं, वो नवाज शरीफ पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। नवाज शरीफ बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते शहबाज शरीफ पे। अच्छा, इसलिए उन्होंने नहीं सत्ता पे ट्रस्ट देखिए, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पे इसलिए ट्रस्ट नहीं करते। नवाज शरीफ को लगता है कि शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ भी रब्ते रखते हैं, उनको भी कहते हैं कि जी हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। और जैसे शेख रशीद ने कहा था कि मेरी और शहबाज शरीफ की पार्टी एक ही है, और आगे वो मुस्कुरा के कह देते हैं अवामी मुस्लिम लीग। वो हर बंदा समझता है वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहना यही चाहते हैं कि हम दोनों फ़ौज के बंदे हैं और हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जाते, यानी शेख रशीद और शहबाज शरीफ। अच्छा, इमरान खान क्योंकि कहते रहे कि जब पीपल्स पार्टी का और नून लीग का दौर था तो उनमें बादशाहत थी, आमरीत थी कि वो किसी भी पार्टी के बंदे की या किसी की भी बात नहीं सुनते थे। अभी उन्हीं के टाइम में जब शहबाज गिल ने आके ये कहा है कि जिसको उस्मान बुज़दार नहीं पसंद तो वो पार्टी छोड़ दे, तो एक शहबाज गिल के थ्रू ये मैसेज देना, इस टाइम में उनको आमरीत और बादशाहत नहीं अपने टाइम में नज़र आती, वो ये इस चीज़ को नहीं कहेंगे कभी वो भी ऐसे ही कर रहे हैं? देखिए, वो शहबाज गिल साहब की वजाहत आ गई है। शहबाज गिल साहब का कहना यह है कि वो कहना चाह रहे थे उन 3-4 लोगों को, 5 लोगों को जो कि बकौल उनके साजिश कर रहे हैं, उसकी उनकी वजाहत आ गई है। वो कि मैंने ये कहा था कि आप अगर वो 4-5 लोग साजिश कर रहे हैं तो आपके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी, आप उन 4-5 लोगों का नाम लें, और फिर आपके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आपने 20 MP जैसे निकाल दिए थे KPK में, आप उन 4 बंदों को पार्टी से निकाल बाहर करें। तो आप क्यों नहीं निकालते उनको जो साजिश कर रहे हैं आपके मुताबिक? अब ऐसे ही जस्टिफिकेशन हैं कि मैं तो उनको कह रहा था, हालांकि उन्होंने सबको ये पैगाम दिया और वो हमारे लिए नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए। और अगर उनके कारकुनान इस उनके गरूर और तकब्बुर पे खुश हैं जो शहबाज गिल साहब का है, तो हमें कोई मसला और तकलीफ और परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ने ऐसे कहा होगा कि जाके आप सबको कह दें कि जिसको तकलीफ है निकल जाए, पार्टी छोड़ जाए। शहबाज गिल साहब को जुम्मा 8 दिन हुए पार्टी में आए हुए, लोगों ने यहाँ पे ज़िंदगियाँ कुर्बान की हैं, अपनी जवानियाँ कुर्बान की हुई हैं, काले बाल थे आज सफ़ेद हो गए हैं, लोगों ने मारें खाई हैं, लोगों ने खून दिया है, पसीना दिया है। तो उन लोगों को आप ये कह रहे हैं कि अब आप इमरान खान से या उस्मान बुज़दार से कारकर्दगी नहीं पूछ सकते? भाई ये रियासत मदीना की आप बात करते हैं तो हज़रत उमर से कोई भी आम से बंदे ने उठ के पूछ लिया था कि ये आपका कुर्ता नहीं कैसे बन गया, हमारा तो नहीं बना था उतने कपड़े में जितना हमें दिया गया। तो एहतसाब होता है रियासत मदीना में, ऐसा मुमकिन नहीं होता। ठीक है सिद्दीक जान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।